Students, in this video we are going to solve example 3.2. This question has got 5 parts. We are going to read one part separately and we will solve them separately. In the first part it says, let me read the first part. It says that in example 3.1 the electron's drift speed is estimated to be only a few millimeters per second. आपको याद होगा उसमें हमने कैलकुलेट किया था 1.1 millimeters per second एग्जाम्पल 3.1 में. मैं फिर से रीड करता हूँ. In example 3.1, the electron drift speed is estimated to be only a few millimeters per second for currents in the range of a few amperes. How, then, is current established almost the instant a circuit is closed? Let's see the solution of this part. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में इसे पूछा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है. अभी इसके पहले वाला जो प्रॉब्लम था एग्जाम्पल 3.1 हमने उसमें चेक किया था, सॉल्व करके देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो बहुत छोटी होती है. 1.1 मिलीमीटर्स पर सेकेंड हमको मिला था. यानी एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतना सा 1 मिलीमीटर जितना ट्रैवल करता है. तो करंट तो बहुत फटाफट ट्रैवल करता है. आपको पता है कि घर में कितना ही लंबा वायर क्यों ना हो, आप जैसे ही स्विच ऑन करते हो तो तुरंत बल्ब ऑन हो जाता है. तो करंट इतना फास्ट कैसे ट्रैवल कर सकता है? तो रीज़न ऐसा है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट क्यों करते हैं, पहले तो आप ये समझो. तो अगर आप मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला वीडियो एक बार फिर से रिवाइज करके देखो तो समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स का जो रैंडम मोशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे आगे मूव करना शुरू करते हैं. किस वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है. अब देखो ये डायग्राम में ये जो कंडक्टर है अपना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट से पूरे कंडक्टर के अंदर लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है. उसकी वजह से क्या होता है, ये हर इलेक्ट्रॉन जितना ये जो मैंने डॉट्स बनाए हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो हर इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्ट आ जाता है. तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 1.1 मीटर्स जितना ट्रैवल करता है अगर कॉपर का वायर होगा तो. इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेकेंड में यहाँ से यहाँ एक सेकेंड में लाइट की स्पीड पे ट्रैवल करता है और तुरंत पूरे वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाता है. वंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर स्टार्ट मूविंग विथ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो इट इज नॉट नेसेसरी. देखो बच्चों, करंट को फ्लो होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि इधर का इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचे, बस इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होना जरूरी है. तो क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन 1.1 मीटर, ये वाला 1.1 मीटर, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, हर इलेक्ट्रॉन 1.1 मीटर ट्रैवल करता है, मिलीमीटर ट्रैवल करता है. तो ये इलेक्ट्रॉन 1.1 मिलीमीटर ट्रैवल करता है, तब ये वाला इलेक्ट्रॉन 1.1 मिलीमीटर ट्रैवल करके कंडक्टर से बाहर निकल गया और हमारा जो भी गैजेट है, बल्ब है या वॉशिंग मशीन है या जो भी डिवाइस हम चलाते हैं उसमें एंटर हो जाता है. तो कंटिन्यूसली थोड़े इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूसली ट्रैवल करते रहते हैं. इसको समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल आपको बता दूं मैं कि देखो, लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं और आपको बिल्डिंग कुछ दीवार बनाने की है और ब्रिक्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है. तो आप कैसे पहुंचाते हो? लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं तो एक आदमी दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है, चौथा पांचवे को देता है. वैसे करते करते ब्रिक्स उस किनारे से इस किनारे तक पहुंचती है. अब इसमें ब्रिक्स जो है वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करती है तो बीच वाले लोग खड़े नहीं रहते हैं. अब देखो, शुरुआत में पहली ब्रिक वहाँ पहुँचती है, तब तक दूसरी तीसरी चौथी आते रहती है. फिर एक ऐसा स्टेज आता है हर आदमी के हाथ में ब्रिक होती है, ईंट होती है. तो हर आदमी एक ईंट लेता है उधर देता है, एक ईंट लेता है उधर देता है. तो उस किनारे से ब्रिक्स जो है आती है और इस किनारे तक पहुंचती है, तब तक बीच वाले लोग खड़े नहीं रहते हैं, उसका फ्लो चलता रहता है. एग्जैक्टली वैसा ही इलेक्ट्रॉन्स के बारे में होता है. इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. हर इलेक्ट्रॉन जो है 1.1 मिलीमीटर ट्रैवल करता है और इस तरह से करंट बहुत फास्ट एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँच जाता है. सो दैट वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर ए, 3.2 का ए पार्ट. लेट अस सी द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, पहले मैं क्वेश्चन का बी पार्ट रीड कर लूँ. इट सेज द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर.
but the force should cause acceleration. Why then the electrons acquire a steady average drift speed? क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होना चाहिए, लेकिन एक्सेलरेशन होता नहीं है, एक स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड मिलता है, ऐसा क्यों? स्टूडेंट्स, एक छोटे से एनिमेशन की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आप ये देख सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में ट्रैवल करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली कोलाइडिंग विद द आयंस ऑफ द कंडक्टर, सो देयर एक्सेलरेशन इज लॉस्ट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने अभी छोटा सा जो एनिमेशन देखा था उसमें देखा आपने कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम्स के साथ कोलाइड होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना सीधे सीधे थ्रू एंड थ्रू ट्रैवल नहीं करते हैं, ये एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं। इसके वजह से क्या होता है, उनमें फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन तो होता है। इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन ही वो है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी F/Q होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स तो प्रोड्यूस होता है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए। और क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक्सेलरेशन क्यों नहीं होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब होती है तो उसका रीज़न जैसे आपने अभी एनिमेशन में देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स में सच पूछो तो एक्सेलरेशन तो होता है, लेकिन क्या होता है कि ये किसी न किसी एटम के साथ टकरा जाते हैं, और टकरा जाने की वजह से क्या होता है, उनकी स्पीड टूट जाती है, और फिर वापस आगे बढ़ते हैं तो फिर वापस स्पीड बढ़ जाती है, फिर किसी एटम के साथ टकरा गए तो फिर स्पीड टूट गई। इस तरह से उनकी स्पीड जो है ऑन एन एवरेज कांस्टेंट मेंटेन रहती है, वो बढ़ती नहीं है। वरना तो क्या होता, एक एंड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरी एंड पर जाते जाते उनकी स्पीड बहुत हाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। वो थ्रू आउट द कंडक्टर एक कांस्टेंट स्पीड, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, उस स्पीड से ट्रैवल करते हैं। स्पीड उनकी बढ़ती नहीं है फोर्स होने के बावजूद, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली एटम्स के साथ कोलाइड करते रहते हैं और उनकी स्पीड टूट जाती है। सो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। लेट्स सी द सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, सी, डी एंड ई पार्ट के क्वेश्चंस में जो है एक साथ रीड कर लूँगा। पहले मैं सी पार्ट रीड करता हूँ। इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल and the electron charge is small, how can we still obtain large amount of current in a conductor? D part says when electrons drift in a metal from lower to higher potential, does it mean that all free electrons are moving in the straight line, same direction? And last, are the paths of electrons straight lines between successive collisions with positive ions of the metals in the absence of electric field and in the presence of electric field? Let's understand the solution to these questions. बच्चों, क्वेश्चन का सी, डी एंड ई पार्ट जो है हम पूरा एक साथ ले लेंगे। देखो, सी पार्ट में क्या पूछा है कि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम होती है। द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सो स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज स्मॉल, देन हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ करंट्स इन अ कंडक्टर? तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड बहुत स्लो है, तो करंट बहुत सारा कैसे मिल सकता है? तो उसका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। आप ये फॉर्मूला याद करो, I = NA/VDE। अब A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और E की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है, लेकिन ये जो N है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये बहुत लार्ज होता है। दिस इज वेरी वेरी लार्ज, एंड बिकॉज दिस वैल्यू इज वेरी वेरी लार्ज, द करंट ऑब्टेन्ड इज ऑल्सो very very large. So that was the explanation for C part of the question. Let us see the D part of the question. In the D part of the question it says when the electrons drift in a metal from lower potential to higher potential, does it mean that all the free electrons of the metal are moving in the same direction? Obviously not. हमने देखा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं, और एटम्स के साथ कोलाइड करता है। अभी ये एक मान लो एटम है और ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये कोलाइड हो गया, तो वापस ऐसा रिवर्स भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कुछ अलग होता है। सो दे आर डेफिनेटली नॉट ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज आर द पाथ्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइन्स? क्या इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं? बिटवीन सक्सेसिव कोलिशंस, दो कोलिशंस के बीच में, हाँ, विथ पॉजिटिव आयंस ऑफ द मेटल्स इन दो केस दिए है।
द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे समझो। देखो ये मान लो कुछ एटम्स है, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन आया, इस एटम के साथ या आयन के साथ टकरा गए, ये आयन्स है। तो इसके साथ टकराने के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया, यहाँ टकराने के बाद हो सकता है कि ऐसे रिबाउंड हो गया, इधर कोई और आयन है तो इधर से टकरा कर ऐसे चला गया, इधर कोई और आयन है, इधर टकरा कर ऐसे चला गया। तो दो कोलिशंस के बीच में जो है उसका पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन। Between two collisions, the path is a straight line. So understand, if there is no electric field, the path between two collisions is a straight line. But what if there is an electric field? If I apply an electric field in this direction, then what happens? Remember one thing students, थोड़ा सा उसको अलग तरीके से समझते हैं। देखो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिनोट करता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने एक इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी रखा है, मोशन में नहीं, स्टेशनरी। तो क्या होगा? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, यानी इस तरफ हाई पोटेंशियल, इस तरफ लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रैवल करने का डायरेक्शन है। कब? अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है। लेकिन ये सिचुएशन देखो, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को ये डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन उसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है। तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे, एक ये डायरेक्शन में और एक ये डायरेक्शन में। नतीजा क्या होगा? उसका जो मोशन है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में होने की बजाय वो इस तरफ कर्व हो जाएगा। तो मोशन ऐसे हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा यहाँ पर। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब उसका मोशन कर्व्ड पाथ में हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है। अब अगर हम ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ये ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसे कर्व्ड मोशन हो जाएगा उसका, ये ऐसे कर्व हो जाएगा, ये ऐसे कर्व हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कर्व्ड पाथ में ट्रैवल करते हैं बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ऑलराइट, सो दैट फिनिशेस एग्जांपल 3.2. वी विल प्रोसीड विद एग्जांपल 3.3. लेट अस सी एग्जांपल 3.3. स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एग्जांपल 3.3 का। मैं रीड करता हूँ, प्लीज पे अटेंशन। An electric toaster uses nichrome for its heating element. When a negligibly small current passes through it, its resistance at room temperature, that is 27 degrees Celsius, is found to be 75.3 ohms. When the toaster is connected to a 230 volt supply, the current settles after a few seconds to a steady value of 2.68 amperes. What is the steady temperature of the nichrome element? The temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.70 into 10 raised to minus 4 per degree Celsius. स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 3.3 का पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ऐसा है कि निक्रोम का जो वायर होता है उसमें से जब हम करंट को फ्लो करवाते हैं, पास करवाते हैं, तब इनिशियली जो है निक्रोम के वायर का टेम्परेचर जो होता है वो रूम टेम्परेचर के जितना होता है। क्वेश्चन में रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। So initially the temperature of nichrome wire is the same as the temperature of surroundings, that is 27 degrees Celsius, and the current is also initially low. But as the voltage increases and the current also increases, what happens? Due to the resistance, temperature also increases. जैसे जैसे करंट बढ़ता है, रेजिस्टेंस की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंज होने लगेगा, यानी सारी वैल्यूज चेंज होती है। तो इनिशियली जो है करंट ज़्यादा होता है, फिर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो फिर करंट कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम हो जाएगा। अब करंट कम हो जाएगा और फाइनली एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं स्टेडी करंट।
तब करंट भी स्टेडी हो गया, रेजिस्टेंस भी स्टेडी हो गया। हम आगे देख चुके हैं कि निक्रोम का जो रेजिस्टेंस होता है, निक्रोम का टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत हाई होने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। तो करंट स्टेडी हो गया, रेजिस्टेंस भी स्टेडी हो गया और फिर उसका एक स्टेडी टेम्परेचर भी मिलेगा। तो स्टेडी हो जाने के बाद उसका टेम्परेचर कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो आओ अभी हम कैलकुलेट करते हैं और प्रॉब्लम्स में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी है उसके बेसिस पर सारे कैलकुलेशंस को समझते हैं। लेट अस गो अहेड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में अपने को वोल्टेज दिया है V इज इक्वल टू 230 वोल्ट्स और इतने वोल्टेज पर करंट भी दिया है 2.68 एम्पियर्स। नाउ यू नो द फॉर्मूला फॉर ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, so R will be equal to V upon I. That means 230 divided by 2.68. How much do we get? Let us see. 230 divided by 2.68 turns out to be 85.8. So current is 85.8 ohms. This is after it becomes steady. So resistance is 85.8 ohms, but this is the steady resistance, and initially the resistance was given to be 75.3 ohms. Now you are having these two values of resistances. You know the formula for resistivity. We have studied this formula. Rho naught is rho T is equal to rho naught multiplied by 1 plus alpha into T minus T naught. Now students, this is basically the formula for resistivity, but it is also valid for resistance because resistance is proportional to resistivity. Greater the resistivity, greater is the resistance. That means instead of rho T, I can write RT or R2. Instead of rho naught, I can write R1 multiplied by 1 plus alpha into T2 minus T1. We will substitute all the values. Value of RT is 85.8. R1 is 75.3 multiplied by 1 plus value of alpha. Alpha is given to us in the question, that is the temperature coefficient, that is equal to 1.70 multiplied by 10 raised to minus 4 multiplied by final temperature we don't know, we have to find out, and initial temperature is 27 degrees Celsius, that is 300 Kelvin. तो हम उसको 27 डिग्री सेल्सियस ही रहने देंगे एज इट इज, सो वी कैन राइट इट एज -27. ऑलराइट, लेट अस सी दिस. कैलकुलेट करते हैं इसको आगे. सबसे पहले एक काम करते हैं, ये 75.3 को नीचे ले आते हैं तो हमको मिलेगा 85.8 डिवाइडेड बाय 75.3 इज इक्वल टू, यहाँ से बच गया 1 प्लस 1.70 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस 27. ठीक है, अब ये डिवीजन करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 85.8 divided by 75.3. Let us see, 85.8 divided by 75.3. So you get 1.139. So if I round up, I can write as 1.14 is equal to 1 plus 1.70 into 10 raised to minus 4 into t minus 27. Now if I take 1 to the left hand side and subtract, I can have 0.14 is equal to 1.70 into 10 raised to minus 4 into t minus 27. If I divide further, this entire value I will take in the denominator and I can write 0.14 divided by 1.70 into 10 raised to minus 4 is equal to t minus 27.
ये 10⁻⁻⁴ ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा, और 0.14 डिवाइडेड बाय 1.7 करते हैं तो क्या मिलता है हमको, 0.14 divided by 1.7 gives us 0.0823 and something multiplied by 10⁻⁴, यानी 10 के बाद 4 zeros आएंगे, यानी कि 10,000 हो जाएगा. So you get 823.5. So we will have 823.5 is equal to t minus 27. माइनस 27 आकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, 823.5 प्लस 27 is equal to t. So t is equal to 850 degrees Celsius. So the temperature will be 850 degrees Celsius. We have solved this problem in a different manner, so we are getting a slightly different answer. The answer given in the textbook is 847 degrees Celsius. That does not make a big difference because the temperature range is very large. So students, that is the solution of example 3.3. Let's go ahead with example 3.4.